डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी पर बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। एज वेल एज जो 11th एंड 12th क्लास है उसमें भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मोलरिटी की अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मोलरिटी कैपिटल एम से शो करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू एन अपॉन वी। ये देखिए, ये है मोलरिटी का फार्मूला। आपको पता है कैपिटल एम मोलरिटी है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। डिफाइन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो n है, स्मॉल n, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। और आप ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। अब आप क्या करेंगे, इस स्मॉल n की जगह पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को पुट कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा अब हमको, कैपिटल M इक्वल टू n की जगह पे इसको पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन वी। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। अगर आप यहाँ पर 1000 कर देते हैं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा तो यहाँ ये देखिए, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऐसा कैसा लिखा। अब मैंने यहाँ 1 के जगह पर 1000 लिख दिया तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक। यहाँ ये जो डेरिवेशन आपको ऑब्टेंड हुआ, ये देखिए, इसी पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, ठीक। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये मोलारिटी के लिए हमने किया, यानी कैपिटल एम के लिए। अब हम मोलालिटी की बात करेंगे, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एम। अब ये मोलालिटी क्या होती है, तो देखिए, मोलालिटी जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और ये होता है एन अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, यह है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक। अब आप जानते हैं एन इक्वल टू क्या होता है, ये देखो भाई क्या होता है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यू कैन पुट देयर, आप इसको रखेंगे तो हमको मिलेगा m इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि आपको पता है इस स्मॉल n की जगह आपने डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को पुट कर दिया तो यहाँ हमें मिलेगा नीचे 1 अपॉन डब्ल्यू ए। अब आप यहाँ ये देखिए कि 1 है ऊपर, नीचे डब्ल्यू ए है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये किलोग्राम में होता है, ठीक। और अगर हमको यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में यूज़ करना है तो यहाँ 1000 लिख दो, ठीक। तो ये देखिए स्मॉल m इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होगा डियर, ग्राम में, ठीक है।
तो इस तरह से अब हमको मोलालिटी का भी हमको डेरिवेशन मिला, जिस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो यहाँ से डिफरेंस भी बता सकते हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी में। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम। इधर देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एम। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि डेफिनेशन में ही यूनिट होती है। देखिए कैसे, मोल पर लीटर, मोल पर केजी। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो मोलारिटी में भी चेंज होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। कब? जब कांस्टेंट प्रेशर हो। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? चेंज होगा, तो मोलारिटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो मोलारिटी अनचेंज रहती है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है और मास ऑफ सॉल्वेंट कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? थर्ड। अब फोर्थ देखिए, देखिए मोलारिटी हमें मास वॉल्यूम में रिलेशनशिप बताता है और मोलालिटी हमें मास देखो ना, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास। ठीक है, तो मोलालिटी हमको मास रिलेशनशिप बताता है और मोलारिटी हमको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। ठीक, तो अब बात ये आती है कि ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात को अगर मैं आपके सामने रखूं, जैसे आप यहाँ देखें कि हमें कहा जाता है 1m NaCl सॉल्यूशन। तो ये 1m NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है, आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? N/V होता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा 1 ही रखेंगे आप। ठीक है, जब भी 1m 2m 3m कुछ भी आता है तो वॉल्यूम क्या रखेंगे डियर? आप 1 ही रखेंगे। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आगे क्या लिखा है? 1। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 1m आएगा। ये देखिए, आपको पता जब किसी सॉल्यूशन की, है ना, मोलारिटी 1m होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलार सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये 1m NaCl यानी 1 मोलर NaCl का मीनिंग क्या होता है। तो भाई ये क्लियर तो है, यहाँ से देखो ना, ये देखें यहाँ से क्लियर होगा। क्या क्लियर हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का 1 मोल डिजॉल्व है। एक बार फिर से देखिए, 1m NaCl का मीन है 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का 1 मोल डिजॉल्व है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ठीक है कि वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या 1 लीटर है और नंबर ऑफ मोल्स कितने बताए? 1। तो 1 मोल NaCl का मीनिंग फिर क्या होता है? तो कोई बात नहीं, आप देखिए Na प्लस Cl कर लो। Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। दोनों को ऐड करो, कितना होगा? ऐड करो जरा दोनों को, है ना, तो ये होगा 58.5। किस में होगा ये? ग्राम। इसका मतलब ये निकलता है कि 58.5 ग्राम NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है। ठीक, ये देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 1m NaCl सॉल्यूशन का मीन क्या होता है?
इसका मीनिंग ये होता है, आप ऐसे लिख लें कैपिटल M इक्वल टू N/V। अब बिकॉज वॉल्यूम हमेशा 1 होता है तो 1 ही लिखो। अब आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है तो आप ऊपर 1 लिख दो, सॉल्व करो, 1M आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप यहाँ से समझेंगे, ये इतनी लाइन से क्या समझेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का 1 मोल डिजोल्व है, और 1 मोल NaCl का मतलब क्या होता है, Na प्लस Cl 23 35.5 58.5, यानी कि 1 मोल NaCl में 58.5 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब आप 1m NaCl सॉल्यूशन को दो तरह से बोल सकते हैं। क्या, 1 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। अब आप चेंज करके बोल सकते हैं 58.5 ग्राम NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक डियर, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। कभी कभी अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको चेंज कर दूँ, जैसे इसको मैं ऐसे कर दूँ कि यहाँ पर मैं 3m कैपिटल M 3m NaCl सॉल्यूशन सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक डियर, अब इसकी मीनिंग को मैं फिर से आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए फिर से वही बात, कैपिटल M इक्वल टू N/V होता है, आप जानते हैं। और मैंने क्या कहा आपसे, वॉल्यूम हमेशा आप 1 ही रखना, आपने 1 रख दिया। अब आगे से क्या लिखा है, 3 लिखा है, ये देखिए यहाँ पर 3, इस 3 को आप ऊपर लिख दीजिए, लिख दिया। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3m आएगा। आपको यहाँ से बताना है, ये देखिए क्या बताएंगे आप, 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl के 3 मोल डिजोल्व हैं, मतलब 3m NaCl का मतलब क्या निकला, 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का 3 मोल डिजोल्व है। क्या लिखा है यहाँ पर, 3, यानी 3 मोल क्या है, डिजोल्व है। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं 1 मोल NaCl में कितना होता है, 58.5 ग्राम होता है। अब यहाँ पर कितना है, 3 मोल, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 मोल NaCl। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 58.5 कर दोगे, इसको सॉल्व करो, 175.5 ग्राम ये आएगा। ठीक, अब आप 3m NaCl को दो तरह से बोल सकते हैं। क्या, 3 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, या फिर इसको चेंज करके बोल सकते हैं आप, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मोल NaCl में 58.5 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर 3 मोल हैं, ये देखिए 3 मोल NaCl, तो आप 3 का 58.5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 175.5 ग्राम। तो अब आप इसको 3m NaCl को दो तरह से बोल सकते हैं। कैसे, आप ये कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल NaCl, या इसको चेंज करके बोल सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 175.5 ग्राम NaCl। ठीक, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलिए इसी तरह से अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है नॉर्मेलिटी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो नॉर्मेलिटी है, ये देखिए ये होती क्या है, तो देखो यहाँ पर कैपिटल N इक्वल टू आपको इसी तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए कैपिटल N इक्वल टू EN/V। ठीक, इसका मतलब ये होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व per liter of the solution is called normality of the solution. It is denoted by the capital N. अब डियर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप थोड़ा सोचिए। ये देखिए यहाँ पर जब हम मोलरिटी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आया था नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी की बात की तो यहाँ आया नंबर ऑफ मोल्स। तो याद रखिए जब भी नंबर वर्ड आया, नंबर, इसका मतलब वो क्या होगा, रेशियो। नंबर वर्ड आता तो क्या होता है, रेशियो। इन द सेम वे यहाँ पर क्या आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर वर्ड कौन सा आया, नंबर। इसका मतलब EN भी क्या होगा, रेशियो में होगा। अब ये रेशियो में क्या होता है, लिसन, EN इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पर हो जाएगा
इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए इक्विवेलेंट वेट, यानी ई एन की जगह पर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन ई, यू कैन पुट हियर। तो देखिए कैपिटल एन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1/v। आपको पता है यहाँ 1 है तो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1000 अगर आप ऊपर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में होगा, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि ये नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल को हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मलिटी को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। डेफिनेशन में बता चुका हूँ आपको, आपको यूनिट बताना है तो मैंने बताया था यूनिट हमेशा डेफिनेशन से आती है। देखिए क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिट को क्या बोलते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यूनिट हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर के साथ ये वॉल्यूम चेंज होता है तो नॉर्मलिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, मोलरिटी में हम मोलर मास का यूज़ करते हैं, आप उसको निकालना जानते हैं। मोलरिटी में भी हम मोलर मास का यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, वो भी आप निकालना जानते हैं। लेकिन नॉर्मलिटी में हम इक्विवेलेंट वेट का यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो हो सकता है इसको निकालने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है कि मान लो ये इक्विवेलेंट वेट है और आप निकाल रहे हैं एसिड का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो मोलर मास होता है उसमें, है ना, जो आयोनाइज्ड एच पॉजिटिव आयन है, आयोनाइज्ड एच पॉजिटिव आयन जितने भी हों, ठीक है, इसको हम बेसिसिटी भी बोलते हैं, है ना, यानी जितने भी यहाँ पर आयोनाइज्ड एच पॉजिटिव आयन हो उनका आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आयोनाइज करो, ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आपने देखा यहाँ पर आयोनाइज कितने हैं, हाइड्रोजन 2। तो आपको ये पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका जो मोलर मास होता है वो 98 होता है। ठीक, अब आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आयोनाइज एच पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2। आप 2 से डिवाइड करोगे तो 49 जो है इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, जबकि 98 इसका क्या है, मोलर मास है। तो ये एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बताया। इसी तरह से अगर आप बेस के लिए चलते हैं, ये देखिए, तो वहाँ पर जो मोलर मास होता है उसमें आप जो आयोनाइज्ड OH नेगेटिव आयन होंगे उनका आप डिवाइड कर देना, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी, ठीक है सर आपने एसिड बता दिया, बेस बता दिया, अगर सॉल्ट होगा तो यस, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसिड और बेस मिलकर के ही सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, उसको भी देखिए आप, E और यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्ट। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे मोलर मास, और नीचे यहाँ पर आप या तो पॉजिटिव वैलेंसी का डिवाइड कर देना या फिर नेगेटिव वैलेंसी का डिवाइड कर देना। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलहाल इतना लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, वैलेंसी, उसका डिवाइड कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा किसका, सॉल्ट का। ठीक है, तो यहाँ ज़रा एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना, बहुत सिंपली बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, आपको पता है ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसको आयोनाइज करो
तो 2Na पॉजिटिव प्लस CO3, ये 2 नेगेटिव हो गया। अब देखिए 2 प्लस 2 माइनस, तो भाई करना क्या है, देखो ना, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना किसका, Na2CO3 का। तो डियर आप मोलर मास इसका Na2CO3 का लिख देंगे आप। और फिर मैंने आपसे कहा पॉजिटिव वैलेंसी 2 है और नेगेटिव भी 2 है, किसी एक को आपको रखकर डिवाइड करना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने देखा मोलरिटी, फिर देखा आपने मोलालिटी, और फाइनली आपने देखा यहाँ पर नॉर्मेलिटी। ये जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, ये न्यूमेरिकल पर बेस्ड पढ़ी थी, क्योंकि हम बता चुके थे आपको कि इन पर डिपेंड सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, एज वेल एज बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।